Hello everyone. Now today we are going to start unit number 2 in basic mechanical engineering, and unit number 2, so start from chapter number 1. Name of this chapter is pump. Now this is the syllabus of basic mechanical engineering. So basic mechanical engineering covered by 5 units: fundamentals, pumps and IC engines, refrigeration and air conditioning, transmission of power, primary manufacturing processes, and engineering material and heat treatment of steel. So out of this 5 unit we will cover only unit number 2, which is pumps and IC engine, and this unit covered by 2 chapter, pumps and IC engine. सो हमारा जो फोकस रहेगा वो इन 2 चैप्टर्स पर रहेगा, जो कि इस प्रकार है पंप एंड IC इंजन. अगर हम बात करें पंप की, तो पंप में जो टॉपिक हमें कवर करना है वो है एप्लीकेशन एंड वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप. क्लियर. और उसके बाद जब पंप का जो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद हम IC इंजन के जो कंटेंट्स हैं उसको क्लियर करेंगे. और वो जो चैप्टर्स के कंटेंट हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ IC इंजन, मेन कंपोनेंट ऑफ IC इंजन एंड वर्किंग ऑफ IC इंजन एंड इट्स कंपोनेंट. So student, now today we are going to start another chapter in unit number 2. Name of this chapter is pump. Sometime we called as hydraulic pump, and this chapter is very important in unit number 2. So pump is a hydraulic device or machine which deliver water from lower head to higher head, or its hydraulic machine which convert mechanical energy into hydraulic energy. So पंप एक हाइड्रोलिक डिवाइस है या मशीन है जो वाटर को डिलीवर करता है लोअर हेड से हायर हेड की ओर. या अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, सो इट्स अ हाइड्रोलिक मशीन. ये एक हाइड्रोलिक मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है. ठीक है. सो पंप एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर एनर्जी. अब हम इसके प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं, सो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए पंप इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग अ प्रेशर डिफरेंस टू मूव फ्लूइड्स like a liquid, gases or slurries from one place to another. जब कभी हम किसी फ्लूइड को एक प्लेस से दूसरी प्लेस की ओर मूव करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम देखते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्रिएटिंग ए प्रेशर डिफरेंस. जब कभी दो प्रेशर के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है तो फ्लूइड आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करता है. तो यही प्रिंसिपल है पंप का. ठीक है. तो अब इस प्रिंसिपल को एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोक. क्लियर. सो जैसे आप इस इमेज में देख रहे हैं कि हमारे पास कोक है और इस कोक के अंदर साइड में एक स्ट्रो है. अब जब इस कोक को हम ड्रिंक करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इसके स्ट्रो के इस पॉइंट पर एक वैक्यूम क्रिएट करना होता है. जब कभी हम यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट करते हैं तो हम जानते हैं कि इसके बाहर या इस बॉटल के अंदर जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जिस्ट होता है. सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहाँ पर इस प्लेस पर हमें प्रेशर को क्या करना होता है, उससे कम क्रिएट करना होता है, जो कि एक तरह का नेगेटिव प्रेशर होता है. तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो हाई होता है इस कंपेरेटिवली इस नेगेटिव प्रेशर के. तो कहीं ना कहीं हाई प्रेशर और एक नेगेटिव प्रेशर के बीच में एक डिफरेंस होता है. तो ये जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स है ये स्ट्रो के थ्रू हाई से लो की ओर मूव करती है. तो यही हमारा एक कॉन्सेप्ट है पंप का. नाउ अब हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है. इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम देयर नेम, सेंट्रीफ्यूगल पंप. ऐसा पंप जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर काम करता है, उस पंप को हम सेंट्रीफ्यूगल पंप
कहते हैं। सो अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज मोस्ट वाइडली यूज टाइप्स ऑफ पंप इन इंडस्ट्री, इरिगेशन एंड डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो इंडस्ट्री में होता है, इरिगेशन में होता है, और डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए हम सबसे ज़्यादा इस पंप का यूज़ करते हैं। क्योंकि ये जो पंप है ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर, तो इसलिए हम इसे सेंट्रीफ्यूगल पंप भी कहते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब हम बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल कि सेंट्रीफ्यूगल पंप काम किस प्रिंसिपल पर करता है और कैसे करता है, तो हम इसको समझते हैं। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। व्हेन द इम्पेलर की अगर हम बात करें तो इम्पेलर एक रोटेटिंग व्हील होता है जिसपे ब्लेड्स होती है, ठीक है। सो व्हेन इम्पेलर रोटेट्स एट हाई स्पीड इट थ्रो द लिक्विड टुवर्ड द पंप केजिंग। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक आउटर एरिया होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, केजिंग, और इस केजिंग के अंदर हमारा एक रोटेटिंग व्हील होता है जो कि इम्पेलर के नाम से जाना जाता है, और उस व्हील में कुछ वेन्स या ब्लेड्स होती हैं। अब जब वो व्हील हाई स्पीड में रोटेट करता है तो वो जैसे ही हाई स्पीड में रोटेट करता है तो ये लिक्विड को केजिंग की तरफ फैलाता है, एक्सपांड करता है, ठीक है। देन दिस हैपन बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये क्यों हो पाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, ठीक है। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से बता सकते हैं, द सेम फोर्स दैट पुशेस वाटर आउटवर्ड इफ यू स्विंग अ बकेट ऑफ वाटर इन ए सर्कल। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये कि अगर हमारे पास कोई बकेट्स हैं और उसको रस्सी से हम एक पूरी ताकत से घुमाते हैं तो एक सर्कल के फॉर्म में घुमाते हैं, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि उस बकेट को जब हम एक सर्कल के फॉर्म पे घुमाते हैं तो उस बकेट से पानी नीचे नहीं आ पाता है। तो वो क्यों होता है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो एज लिक्विड मूव आउटवर्ड, अब जैसे ही लिक्विड इम्पेलर के थ्रू बाहर जाता है सो इट्स प्रेशर एनर्जी इंक्रीजेज, तो उसकी जो प्रेशर एनर्जी है वो बढ़ जाती है। और उसके बाद एट द सेंटर इम्पेलर आई, तो जो इम्पेलर का जो सेंटर में जो आई होती है वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अ लो प्रेशर एरिया इज क्रिएटेड सो मोर लिक्विड इंटर फ्रॉम द सक्शन पाइप। तो उस जगह पर जब आई इम्पेलर पर लो प्रेशर क्रिएट होता है तो लो प्रेशर क्रिएट होने के बाद जो लिक्विड होता है वो सक्शन में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इंटर हो जाता है। एंड दिस साइकिल कंटिन्यू एंड द पंप डिलीवर अ कंटिन्यू फ्लो ऑफ लिक्विड, और ये साइकिल तब तक चलती रहती है जब तक आपका पंप कंटिन्यू फ्लो करता है लिक्विड का। तो ये इस तरह हम इस प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। सो बाय यूजिंग this diagram we will understand the concept of working principle of centrifugal pump। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप काम कैसे करता है उसकी वर्किंग को इस डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में दो पाइप हैं, एक पाइप है सक्शन पाइप, एक पाइप है डिलीवरी पाइप। जैसे कि हम जानते हैं पंप का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये एनर्जी को लो हेड से हाई एनर्जी की ओर ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। किसको ट्रांसफ़र करता है, वर्किंग फ्लूइड का। भी वर्किंग फ्लूइड जैसे कि यहाँ पर हमारा वर्किंग फ्लूइड क्या है, वाटर है। अब इस वाटर की अगर बात करें तो ये किसी एक टैंक में जिसको बोलते हैं वाटर टैंक। अब इस वाटर टैंक से जो वाटर है इसको डिलीवर करना है किसी डिलीवरी हेड की तरफ, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पर कैसे काम करता है उसी को हम समझते हैं। अब जैसे कि इस पंप में आप ये जो आउटर एरिया देख रहे हो इसको बोलते हैं केजिंग। इसको क्या बोलते हैं, केजिंग, जो कि एक तरह से जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के जो पार्ट्स हैं जैसे लाइक इम्पेलर, आई इम्पेलर, इनको एक तरह से प्रोटेक्शन करने का काम भी करता है। अब चूँकि जो इसका स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है वो स्ट्रक्चर वॉल्यूट स्ट्रक्चर टाइप बना हुआ है। इस तरह से इस केजिंग को हम वॉल्यूट केजिंग भी बोलते हैं क्योंकि इसका शेप कहीं ना कहीं स्पायरिकल शेप तरीके से बना हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इसका एरिया स्मॉल है और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो इसका एरिया बढ़ते जा रहा है, ठीक है।
अब इस केजिंग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है उसको बोलते हैं हम इम्पेलर, क्योंकि इस इम्पेलर के थ्रू ही हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, क्रिएट होगा। अब चूंकि आप देख रहे हो ये जो स्मॉल सर्कल है इसको बोलते हैं आई, और इसके ऊपर एक जो रोटर है जहाँ पर ये कुछ ब्लेड्स हैं जो कर्व शेप में यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेंस बोलेंगे। सो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो शेप है, एक तरह से आई इम्पेलर कहलाता है। अब इस आई इम्पेलर का मेन काम क्या होता है, क्योंकि ये कनेक्टेड होता है हमारा इलेक्ट्रिक शाफ्ट से। अब इलेक्ट्रिक शाफ्ट का मतलब जब भी हम मोटर को ऑन करते हैं तो ये जो हमारा इम्पेलर है इसका एक रोटेशन होता है। अब हो सकता है इसका रोटेशन किस डायरेक्शन में हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारा पाइप है इसको बोलते हैं सक्शन पाइप, और एक हमारा पाइप है इसको बोलते हैं डिलीवर पाइप। सक्शन पाइप का मेन काम क्या होता है, जहाँ से वाटर सक करता है और आई इम्पेलर की ओर जाता है, और डिलीवरी पाइप से होते हुए वो डिलीवरी टैंक की ओर जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले जब ये इम्पेलर आपका रोटेट करेगा तो रोटेट करने के साथ यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर, या बोले हैं इसको नेगेटिव प्रेशर। जैसे इस रोटेशन के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो प्रेशर इस नेगेटिव प्रेशर से ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो प्रेशर डिफरेंस होने के कारण ये वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर इजीली फ्लो होता है। क्योंकि जब सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल किस पर काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। आप जैसे ही वाटर आपका इस आई इम्पेलर की ओर आता है सक्शन पाइप से, तो यहाँ पर सारा जो वाटर है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है इसके ब्लेड्स के बीच में। अब जैसे कि हम जानते हैं कि हमने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ रखा था टरबाइंस के बारे में। टरबाइंस में क्या होता है कि जो भी वर्किंग फ्लूइड होता है वो ब्लेड पर स्ट्राइक करता है, लेकिन अगर हम बात करें इम्पेलर की तो यहाँ उससे थोड़ा अपोजिट होता है। अपोजिट का मतलब कि जब ये जो ब्लेड्स हैं, पहले तो ये ब्लेड क्या करती है, इलेक्ट्रिक मोटर से रोटेट करती है, और रोटेट होने के बाद ये वाटर को क्या करती है, स्ट्राइक करती है। तो ये हुआ ना टरबाइन से थोड़ा अपोजिट, कि टरबाइन में क्या होता है कि फ्लूइड ब्लेड को स्ट्राइक करता है, और यहाँ पर जो ब्लेड्स हैं ये वाटर को स्ट्राइक करेगा। अब ये जब वाटर को स्ट्राइक करेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होगा। कौन सा फोर्स क्रिएट होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि इस वाटर को इस ब्लेड्स के थ्रू आउटवर्ड ये यहाँ से बाहर जाएंगे और किसकी तरफ जाएंगे, केजिंग की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हुआ, जिसके कारण यहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर जब वाटर का फ्लो हो रहा है तो ये जो एरिया आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो एरिया है वो काफ़ी स्मॉल है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये एरिया बढ़ते जा रहा है। तो स्टार्टिंग में जो वाटर की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इस स्मॉल एरिया पर काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। अब जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर हमारी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी कम होती तो डेफिनेटली कोई दूसरी एनर्जी बढ़ेगी, तो यहाँ पर प्रेशर एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तब यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटर की काइनेटिक एनर्जी फाइनली प्रेशर एनर्जी में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, और जो वाटर यहाँ से डिस्चार्ज होता है एक हाई प्रेशर के साथ बाहर निकलता है। तो इस तरह हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है। अब उसके साथ यहाँ पे कुछ एक पार्ट्स और हैं जिसको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जैसे कि ये एक वॉल है, इसको बोलते हैं प्राइमिंग वॉल। जैसे कि ये एक वॉल है जिसको बोलते हैं फुट वॉल। जैसे कि ये स्ट्रेनर है। स्ट्रेनर का मेन काम क्या होता है कि जब ये वाटर टैंक से जब स्ट्रेनर में जाता है तो इस वाटर में हो सकता है कि कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, तो इस वाटर के जो इम्प्योरिटीज़ को स्ट्रेनर के थ्रू स्क्रीनिंग करके एक क्लीन वाटर को भेजा जाता है। और जहाँ तक बात है फुटबॉल की, तो फुटबॉल का मेन काम यही होता है कि वो क्या करता है, वो ये करता है कि यहाँ से वाटर का फ्लो हो सकता है फॉरवर्ड तरफ, बाकी वाटर बैकवर्ड तरफ नहीं वापस आएगा। मतलब एक तरह से ये नॉन रिटर्न वॉल है जहाँ से वाटर जा सकता है, वापस फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा, जैसे कि मैंने प्राइमिंग वॉल बताया, तो प्राइमिंग वॉल का भी एक इम्पॉर्टेंस है। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है कि अगर मान लो कभी इस पंप में एयर आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में अगर वर्किंग करवाना हो तो ये एयर से फ्री होना चाहिए। अगर इसमें एयर होगी ना तो ये वर्क नहीं कर पाएगा। तो उस समय प्राइमिंग वॉल को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। ओपन करने के बाद इसको वाटर से फिल किया जाता है। अगर इसको वाटर से फिल करोगे तो ये क्या होगा कि इसके अंदर की जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी, और इस तरह से हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करेगा। तो ये एक बेसिक थ्योरी है वर्किंग प्रिंसिपल की, जो मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू बता चुका हूँ। अब सेम डायग्राम है, वही की वही चीज़,
अब इसको यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये डायग्राम वही है, जैसे ये आई इम्पेलर, इस आई इम्पेलर से इस वाटर लेवल की जो हाइट है इसको हम बोलते हैं सक्शन हेड, और इस आई इम्पेलर से जो डिलीवरी लेवल तक की जो हाइट है इसको हम बोलते हैं डिलीवरी हेड। ठीक है, बाकी तो सारी चीज़ें सेम है, केजिंग भी वही है, डिलीवरी फ्लैंज या डिलीवरी वॉल भी वही है, डिलीवरी टैंक भी वही है। अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की, जैसे कि सम्प क्या, वाटर टैंक होता है, स्ट्रेनर क्या होता है ये भी बता चुका हूँ, फुटवॉल क्या होता है ये भी बता चुका हूँ, वेंस क्या होता है एक तरह से ब्लेड्स होती है जो कि इम्पेलर के अंदर माउंटेड होती है, आई इम्पेलर क्या होता है वो भी मैं बता चुका हूँ, सक्शन पाइप क्या है ये भी मैं बता चुका हूँ, डिलीवरी पाइप, केजिंग और डिलीवरी पाइप सब चीज़ एक्सप्लेन मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ इम्पेलर। ओपन टाइप इम्पेलर, अब जैसे कि आप देख सकते हो कि ओपन टाइप इम्पेलर जहाँ पर जो ब्लेड्स है वो ओपन है, और क्लोज टाइप इम्पेलर जहाँ पर जो रोटेटिंग व्हील है जो कि इम्पेलर जो कि उसकी जो ब्लेड्स है वो इसके अंदर क्लोज्ड है, तो इसको हम क्लोज टाइप इम्पेलर बोलते हैं। अब जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये हमारी ब्लेड्स हैं, ये हमारा आई इम्पेलर है, ठीक है इस तरह। अब हम बात करेंगे इसके कंस्ट्रक्शंस की। तो कंस्ट्रक्शन जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, एक होता है केजिंग, इसको पंप की बॉडी बोली जाती है, मेन बॉडी होती है। सो इट इज़ द आउटर कवर ऑफ द पंप, पंप का आउटर कवर होता है। शेप लाइक ए स्नेल, वॉल्यूट केसिंग, ये भी मैं बता चुका हूँ कि एक वॉल्यूट केसिंग होता है जिस लाइक ए स्पायरिकल शेप। और गाइड द वाटर टू मूव फ्रॉम इम्पेलर टू डिलीवरी पाइप, तो केजिंग का मेन काम क्या होता है, ये वाटर को गाइड करता है इम्पेलर से डिलीवरी पाइप तक जाने के लिए। एंड ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ वाटर, और वाटर की प्रेशर एनर्जी को भी इंक्रीज करने के लिए केजिंग हमारा हेल्प करता है। अब बात करें इम्पेलर, ये तो मेन पार्ट होता है पंप का। हार्ट ऑफ द पंप, अ व्हील विथ कर्व वेंस और ब्लेड माउंटेड ऑन द शाफ्ट, जो कि एक शाफ्ट पर क्या होते हैं ब्लेड के थ्रू माउंटेड होता है। और व्हेन इट रोटेट इट पुशेस वाटर आउटवर्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब ये रोटेट होता है तो स्वाभाविक है कि वाटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है बाहर की ओर एक्सपांड होता है। और अभी मैंने बताया कि इसके अलग अलग वेराइटी हो सकती है, ओपन हो सकता है, सेमी ओपन हो सकता है, या क्लोज इम्पेलर हो सकता है बेस्ड ऑन ब्लेड कवरिंग। ब्लेड कवरिंग का मतलब उसके ब्लेड्स के शेप पर ये डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं सक्शन पाइप। सक्शन पाइप तो जैसे कि आप जानते हैं कि पाइप दैट कैरी वाटर फ्रॉम सम टू पंप, ठीक है, ये एक ऐसा पाइप होता है जहाँ से वाटर को कैरी करके इम्पेलर की ओर लाया जाता है। वन एंड इज इन वाटर, तो संग ये जो पंप का जो एक एंड होता है वो वाटर केस में होता है, और दूसरा एंड होता है वो पंप के इनलेट की तरफ कनेक्टेड होता है, और हैज़ ए फुट वॉल एंड स्ट्रेनर। और सक्शन पाइप के बॉटम में ही फुट वॉल होता है और स्ट्रेनर होता है, जहाँ पर इनका मेन काम क्या होता है, टू स्टॉप डर्ट एंड ब्लैक थ्रो। बैक फ्लो का मतलब जैसे कि फुट वॉल का मेन काम ये होता है कि वाटर को वापस नहीं आने देता है, और स्ट्रेनर का मेन काम क्या होता है, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ होती है उसको रिमूव करने का काम करता है। नेक्स्ट है डिलीवरी पाइप। डिलीवरी पाइप के बारे में तो हम जानते ही हैं, पाइप दैट कैरीज वाटर फ्रॉम पंप केजिंग टू द डिलीवरी पॉइंट। तो ये एक ऐसा पाइप होता है जहाँ से वाटर पंप से कैरी करते हुए, मतलब पंप केजिंग से कैरी करते हुए डिलीवरी पॉइंट तक जाता है। और आई ऑफ इम्पेलर, आई इम्पेलर की बात करें तो सेंटर हॉल ऑफ इम्पेलर, तो ये इम्पेलर का एक सेंटर हॉल होता है। वाटर ऑलवेज इंटर थ्रू दिस पार्ट, अब जो वाटर इंटर होता है इसी पार्ट के थ्रू क्या करता है, इंटर करता है पंप के अंदर। सो दिस इज स्ट्रेनर। अब स्ट्रेनर का मेन काम क्या होता है, अब हम यहाँ उसको समझते हैं। जैसे कि ऑलरेडी मैं वर्किंग डायग्राम में आपको बता चुका हूँ कि स्ट्रेनर एक्चुअल में होता क्या है। सो इट इज़ ए स्क्रीन प्रोवाइडर एट द फुट ऑफ द सक्शन पाइप। सक्शन पाइप का सबसे निचला हिस्सा होता है वो होता है हमारा स्ट्रेनर। इट वुड नॉट अलाउ एंट्रेंस ऑफ द सॉलिड मैटर इनटू द सक्शन पाइप विच अदरवाइज मे डैमेज द पंप। जैसे कि आप जानते हो कि अगर वाटर में कुछ भी इम्प्योरिटीज़ होती है, या मडी वाटर होता है, या कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, अगर स्ट्रेनर न लगाए तो ये वाटर के साथ पंप के अंदर जा सकते हैं, जिसके कारण ये पंप को क्या कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए हमें स्ट्रेनर का यूज़ करना होता है। अब फुटवॉल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप का, क्योंकि सक्शन पाइप में ही ये अटैच्ड होता है सबसे बॉटम वाले हिस्से में।
So it is a one direction valve provided at the foot of the सक्शन पाइप. जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सक्शन पाइप का सबसे निचला वाला हिस्सा होता है. इट परमिट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन टुवर्ड द पंप. तो ये एक तरह से क्या होता है, एक नॉन रिटर्न वॉल भी होता है जहाँ से एक डायरेक्शन से वाटर जा सकता है बट वापस नहीं आ सकता है. ठीक है. और फुट वॉल facilitate to hold the prime water in the suction pipe and casing before starting the pump. अब प्राइमिंग की प्रोसेस के दौरान हम जानते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि जब भी हम पंप को अगर रन करते हैं या ऑन करते हैं तो उसके अंदर पानी पहले से होना चाहिए. तो फुटबॉल यही काम करता है कि वाटर को एक ही डायरेक्शन में अंदर रखता है, उसको अपने से नीचे नहीं जाने देता है. तो इस कारण की प्राइमिंग की प्रोसेस में भी हमें यहाँ पर हेल्प मिलती है. तो इसलिए भी फुटबॉल का यूज होता है. नाउ डिलीवरी वॉल्व. सो इट इज अ वॉल्व फिटेड एट द आउटलेट ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑन द डिलीवरी पाइप. ठीक है. ये एक ऐसा वॉल्व होता है जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के आउटलेट पर अटैच्ड होता है. इसका मेन काम क्या होता है, विच इज़ यूज टू कंट्रोल, रेगुलेट और स्टॉप द फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम पंप इनटू द डिलीवरी पाइप. अब पंप से जब वाटर एग्जिट करके डिलीवरी टैंक में जाता है तो सबसे ज़्यादा यूज़ हम किसका करते हैं यहाँ पर, डिलीवरी वॉल्व का. क्योंकि डिलीवरी वॉल्व ही इसको रेगुलेट करता है और लिक्विड का जो फ्लो को कब कम करना है, कब बंद करना है, कब ज़्यादा करना है, तो ये डिसाइड कौन करता है, डिलीवरी वॉल्व. और एयर रिलीव वॉल्व या एक तरह से बोले प्राइमिंग वॉल्व. सो दीज आर द वॉल्व यूज टू रिमूव एयर फ्रॉम केजिंग वाइल प्राइमिंग. अब प्राइमिंग जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइमिंग प्रोसेस आप जानते हैं कि प्राइमिंग ऐसी प्रोसेस है कि जब कभी सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर केजिंग के अंदर कोई एयर आ जाती है तो उस एयर को रिमूव करने के लिए इस वॉल को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है. और ओपन करने के साथ उसको वाटर से फिल किया जाता है. जैसे इसको वाटर से फिल करोगे तो इस एयर को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे. देन आफ्टर हम फिर मोटर को स्टार्ट करते हैं तो पंप हमारा इजीली तरीके से रन करना स्टार्ट हो जाएगा. तो ये प्राइमिंग के दौरान हमें जनरली एयर रिलीफ वॉल्व या प्राइमिंग वॉल्व की ज़रूरत पड़ती है. अब वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो जैसे ऑलरेडी मैं डायग्राम में इसका वर्किंग बता चुका हूँ बट फिर भी हम इसको बेसिक तरीके से देख सकते हैं थ्योरेटिकली. तो सेंट्रीफ्यूगल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. जैसे कि हमको पता है, आप लोगों को पता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट पर. स्टेप बाय स्टेप वर्किंग. तो ये हम इसको देखते हैं. प्राइमिंग. बिफोर स्टार्टिंग द पंप एंड सक्शन पाइप आर फिल्ड विथ वाटर. दिस इंश्योर पंप कैन सक वाटर प्रॉपरली. जब पंप को हम स्टार्ट करेंगे तो हमको ये चेक करना होगा कि पंप के अंदर कोई एयर ना हो. ठीक है. तो ये प्रोसेस होती है आपकी प्राइमिंग, जिसको हमको अनिवार्य करना होता है इसको. अब रोटेशन ऑफ इम्पेलर. और जब हम पंप को ऑन करते हैं तो क्या देखते हैं कि जो इम्पेलर है वो हाई स्पीड से क्या करता है, रोटेट करता है. द मोटर रोटेट द इम्पेलर थ्रू द इलेक्ट्रिक शाफ्ट. देन सक्शन ऑफ वाटर. तो वाटर इंटर द पंप एट द आई ऑफ इम्पेलर, जो कि इसके सेंटर में होता है. बिकॉज ऑफ इम्पेलर रोटेट्स, प्रेशर एट आई बिकम लो, सो वाटर इज सक इन. अब जैसे ही आप वाटर आपका सक्शन पाइप से आई इम्पेलर की ओर इकट्ठा होता है सेंटर में, सो इम्पेलर के रोटेशन के कारण इस आई इम्पेलर में एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसको लो प्रेशर बोलते हैं. और इस लो प्रेशर के कारण ही वाटर यहाँ पर सक करता है. सो सक्शन ऑफ वाटर के बाद थ्रोइंग वाटर आउटवर्ड. थ्रोइंग वाटर आउटवर्ड, दैट मीन्स इफ speed of rotation of impeller, then what will happen, centrifugal force will generate, right? So due to high speed rotation the impeller throw water outward like mud flying from a cycle wheel. तो ये साइकिल व्हील और मड का एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि जब साइकिल मड से पास होकर जाता है तो मड पीछे की ओर थ्रो होता है. तो ये भी किसके कारण होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण. तो यही सेंट्रीफ्यूगल एक्शन यहाँ पर इम्पेलर पर काम करता है. देन उसके बाद कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी. कन्वर्जन ऑफ एनर्जी मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इंक्रीजेस इन इम्पेलर. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बाद जो इम्पेलर में जो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा
इंक्रीज हो जाती है, एंड देन इन केशिंग वेलोसिटी एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी, और फाइनली जो एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। देन डिलीवरी ऑफ वाटर, और फाइनली हाई प्रेशर वाटर फ्लो इनटू डिलीवरी पाइप, और उसके दौरान जो वाटर का जो प्रेशर है वो काफ़ी हाई हो जाता है और वो डिलीवर कहाँ होता है, डिलीवरी टैंक में, जिस हाइट पर हमें उसे पहुँचाना होता है। नाउ टाइप्स ऑफ केजिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप में केजिंग के कितने वैरायटी होती है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। बेसिकली 3 टाइप की केजिंग होती है, एक होती है वॉल्यूट केजिंग, दूसरी होती है हमारे पास वर्टेक्स केजिंग, और तीसरी होती है डिफ्यूजिंग केजिंग। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सो वॉल्यूट केजिंग, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, ये वॉल्यूट केजिंग का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में जो केजिंग बनी हुई है, टोन से डिलीवरी पाइप तक जो इसका स्ट्रक्चर दे रखा है, ये स्पाइरिकल टाइप की शेप का बना हुआ है। शेप कैसा है, स्पाइरिकल है। दूसरा, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, एज वाटर लीव द इम्पेलर द एरिया ऑफ केजिंग ग्रेजुअली इंक्रीजेज। जब इम्पेलर से वाटर लीव करता है, मीन्स बाहर की तरफ आता है, सो इसका जो एरिया है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एरिया कम है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो इसका एरिया ग्रेजुअली क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो एरिया इंक्रीज होने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जब काइनेटिक एनर्जी इस वाटर की बहुत ज़्यादा थी, अब जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ रहा है तो इस वाटर की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, और काइनेटिक एनर्जी कम होने के कारण इसकी कहीं ना कहीं प्रेशर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिस तरह का जो पंप है जहाँ पर वॉल्यूट केजिंग होता है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं वर्टेक्स केजिंग। तो वर्टेक्स केजिंग क्या होता है, तो वर्टेक्स केजिंग कुछ इस तरह होता है, जहाँ पर केजिंग और इम्पेलर के बीच में एक चेम्बर को क्रिएट किया जाता है। तो वर्टेक्स केजिंग इज अ केजिंग इन विच सर्कुलर चेम्बर इज प्रोवाइडेड बिटवीन केजिंग एंड द इम्पेलर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, एंड हैज़ ए सर्कुलर चेम्बर कॉल्ड एज ए वर्टेक्स चेम्बर। और ये जो सर्कुलर चेम्बर है इसी को हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स चेम्बर ही कहते हैं। वाटर फ्रॉम इम्पेलर फर्स्ट गो इनटू वर्टेक्स चेम्बर। जब वाटर इस इम्पेलर से बाहर निकलता है तो फर्स्टली ये चेम्बर में जाता है, देन टू डिलीवरी पाइप, देन उसके बाद ये डिलीवरी पाइप की ओर मूव करता है। अब एडवांटेज की बात करें, गिव्स हायर एफिशिएंसी देन वॉल्यूट केजिंग। अब इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो वॉल्यूट केजिंग के कंपेयर में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बिकॉज लॉसेस आर रिड्यूस, क्योंकि इस चेम्बर को क्रिएट करने के दौरान मतलब इसमें एक तरह से लॉसेस काफ़ी कम होते हैं एनर्जी का। अब तीसरा होता है केजिंग विद गाइड वेंस। इसको एक तरह से हम डिफ्यूजर केजिंग भी कहते हैं। अब ये डायग्राम आप देख पा रहे हो, जैसे कि ये आपका केजिंग है, तो केजिंग विथ गाइड वेंस, जैसे कि आपको यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये आई इम्पेलर है। आई इम्पेलर में ये जो ब्लेड्स हैं ये मूविंग ब्लेड्स हैं, और इसके ऊपर जो ब्लेड्स हैं वो स्टेशनरी ब्लेड्स हैं। स्टेशनरी ब्लेड अगर इसको हम एक तरह से बोला जाए तो गाइड वेंस होती है, जो जब वाटर इस इम्पेलर के थ्रू एक्सपांड होकर जब ये केजिंग में जाती है तो इस गाइड वेंस के थ्रू जाती है, ताकि इसको एक डायरेक्शन मिल पाए, और डायरेक्शन मिल पाएगी तो इससे एक प्रॉपर तरीके से इसका फ्लो होगा, और इसकी जो प्रेशर एनर्जी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगी, एनर्जी लॉस भी क्या हो, मिनिमम से मिनिमम हो सके। सो फिक्स गाइड वेंस आर प्रोवाइडेड अराउंड द इम्पेलर। तो इम्पेलर के अराउंड हम एक फिक्स वेंस को यहाँ प्रोवाइड करते हैं, और these veins are designed in such a way that water leaves the impeller smoothly and losses are minimized, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है। और फंक्शन कन्वर्ट वेलोसिटी एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी वेरी इफिशिएंट। और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो प्रेशर एनर्जी में जो कन्वर्ट होती है बहुत इफिशिएंट तरीके से होती है। और एडवांटेज हाई इफिशिएंसी और स्मूथ फ्लो। तो इस तरह का जो केजिंग होता है उसकी इफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें जो फ्लो होता है वाटर का वो काफ़ी स्मूथ होता है।
और यूज़ की बात करें, यूज़ इन लार्ज एंड हाई कैपेसिटी पंप, जहाँ पर लार्ज कैपेसिटी पंप की अगर बात करें जैसे इरिगेशन या इंडस्ट्री पंप, तो वहाँ पर हम इस तरह के पंप का यूज़। So student, now we will discuss cavitation and centrifugal pump. कैविटेशन सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं. सो कैविटेशन begins to appear in centrifugal pump when the pressure at the suction fall below the vapor pressure of the liquid. The intensity of cavitation increases with the decrease in value of NPSH. NPSH means net positive suction head. जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैविटेशन की प्रॉब्लम सेंट्रीफ्यूगल में कब होती है. जैसे कि हम जानते हैं कि नेट पॉजिटिव सक्शन हेड मीन्स सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में जो हमारा हेड होता है वो एक लिमिटेड हेड होता है. ठीक है. अब अगर मान लो उस हेड को अगर हम इंक्रीज कर दें, या दूसरे शब्दों में बोला जाए कि जब हम ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो नेगेटिव प्रेशर जब क्रिएट होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर कोई वाटर है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होता है. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होता है मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं इसका कोई प्रेशर होता है. तो मान लीजिए कि कोई वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होता है जब उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो. तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, बढ़ सकता है. और अगर यही केस अगर हम अपोजिट करते हैं कि अगर हम किसी वाटर के प्रेशर को प्रेशर को हम कम करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो डेफिनेटली उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो भी डिक्रीज हो जाता है. तो क्या करते हैं कि जो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होता है, अगर हम प्रेशर को इतना कम कर दें कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बॉईल होने की बजाय अगर 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉईल हो जाए, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल क्यों होगा? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ लो प्रेशर. सो अगर हम हेड को इंक्रीज कर देते हैं, हेड को अगर इंक्रीज कर देते हैं या उसकी लिमिटेशन से अगर हम हेड सक्शन हेड को बढ़ा देते हैं, तो सक्शन हेड को बढ़ाने के बाद जब हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करेगा तो इम्पेलर जब उसमें बहुत ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट कर देगा, वैक्यूम ज़्यादा क्रिएट कर देगा तो बहुत नेगेटिव प्रेशर होगा. नेगेटिव प्रेशर बहुत लो प्रेशर होगा, तो एक वो वर्किंग टेम्परेचर में ही बॉयल होना स्टार्ट होगा. अब वही जो वेपर का जो प्रेशर है वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, सक्शन पाइप से होते हुए पंप के अंदर जाएगा, जो कि पंप को डैमेज कर सकता है और उसको ख़राब कर सकता है. तो उसमें बबल फॉर्मेशन क्रिएट होगा. उसी बबल फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, कैविटेशन. तो कैविटेशन की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना होता है, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रखना होता है. सो इन अ सेंट्रीफ्यूगल पंप the pressure is lowest at the inlet of the impeller and hence vapor bubble are formed in the suction region, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है. और these bubbles are carried along with the flowing liquid to higher pressure region next the exit of impeller where this vapor bubble collapse. और बाद में जैसे सक्शन से ये डिलीवरी वॉल्व तक होते हुए, डिलीवरी पाइप से होते हुए डिलीवरी टैंक में जाते हैं, तो ये पाइप को क्या कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं बबल फॉर्मेशन के कारण और डैमेज कर सकते हैं. तो ये किसके कारण होता है, कैविटेशंस के कारण होता है. सो ड्यू टू सडन कोलैप्सिंग ऑफ बबल्स ऑन मेटालिक सरफेस द हाई प्रेशर इज क्रिएटेड, क्लियर, और विच कॉज पिटिंग एक्शन ऑन मेटालिक सरफेस एंड प्रोड्यूस नॉइज एंड वाइब्रेशन. और उसके कारण क्या होता है कि जैसे बबल फॉर्मेशन ज़्यादा कोलैप्स होंगे तो बार बार ही पिटिंग करेंगे, स्ट्राइक करेंगे पाइप को, और बाद में 1000 टाइम इस तरह का प्रोसेस होते रहेगा, जिससे कारण क्या होगा कि ये पाइप डैमेज हो सकता है और डैमेज होने के साथ इसमें नॉइज एंड वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप. सो स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के, सेंट्रीफ्यूगल पंप कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक वाटर पंपिंग हाउसेज, अपार्टमेंट, जनरली यहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं. और म्यूनसिपल वाटर सप्लाई सिस्टम में भी इसको यूज़ करते हैं. इरिगेशन ऑफ फील्ड, सबसे ज़्यादा इसका जो यूज़ होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में होता है. और इंडस्ट्रियल यूज़ की अगर हम बात करें, पंपिंग वाटर इन पावर प्लांट, केमिकल प्लांट, टेक्सटाइल मिल्स, पेपर मिल्स. अब जैसे कि केमिकल प्लांट की बात करें, टेक्सटाइल मिल्स की बात करें, पंप मिल्स की बात करें, जहाँ पर हम
बॉयलर का यूज़ करते हैं, तो बॉयलर में पानी चढ़ाने के लिए हम जिस पंप का यूज़ करते हैं तो वो एक तरह से कुछ सेंट्रीफ्यूगल पंप भी हो सकते हैं। उसके बाद हैंडलिंग केमिकल, एसिड, ऑयल विद स्पेसिफिक मटेरियल, वहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल पंप का कूलिंग वाटर सर्कुलेशन इन इंडस्ट्री, जब कूलिंग टावर और कंडेंसर के बीच में वाटर का फ्लो करना होता है तो वहाँ पे जो पंप यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में, तो वो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है। फिर एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है इरिगेशन डिपार्टमेंट में, जैसे लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम रिवर, वेल और रिजर्वायर, कि पानी को जब इरिगेशन में लाया जाता है तो रिवर से लाया जा सकता है, वेल से लाया जाता है, रिजर्वायर से लाया जाता है, तो वहाँ पे जो पंप यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में वो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। कि स्प्रेइंग वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड यहाँ पर यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। पहला एडवांटेज सिंपल डिज़ाइन, इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है काफ़ी सिंपल होती है, फ्यूअर पार्ट्स, इजीली टू बिल्ड, ऑपरेट एंड मेंटेन। नेक्स्ट, कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट, अगर दूसरे पंप के कंपेयर बात करें तो इसका वेट लिटिल बिट लाइट होता है। स्मॉलर साइज कंपेयर टू रेसिप्रोकेटिंग पंप, कंपेयर टू दूसरे पंप के जैसे कि लाइक रेसिप्रोकेटिंग पंप के कंपेयर बात करें तो इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल होता है। हैंडलिंग लार्ज क्वांटिटी, हैंडल्स लार्ज क्वांटिटी, सुटेबल फॉर पंपिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर और लिक्विड, जब हम लिक्विड को काफ़ी फोर्स के साथ डिस्चार्ज करते हैं तो उस समय हम इस तरह के पंप का यूज़ करते हैं। कैन हैंडल डर्टी वाटर, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वर्क वेल विथ मडी वाटर, सिवेज एंड स्लरीज विथ प्रॉपर इम्पेलर डिज़ाइन। अब इस पंप की सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होती है कि इसमें हम डर्टी वाटर या इम्प्यूरिटीज वाटर को भी हम क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि स्ट्रेनर का मेन काम क्या होता है कि वाटर के अंदर जो भी इम्प्यूरिटीज होती है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप डर्टी वाटर को हैंडल कर सकता है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो नॉट सेल्फ प्राइमिंग, ये एकमात्र ऐसा पंप होता है जिसमें सेल्फ प्राइमिंग नहीं होती है, तो प्राइमिंग की प्रोसेस करनी होती है। अब प्राइमिंग की प्रोसेस की बात करें, नीड प्राइमिंग फिलिंग विथ वाटर बिफोर स्टार्टिंग, जब मान लो पंप को स्टार्ट करें तो पंप के अंदर पानी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज अगर पानी नहीं होगा तो उस पंप के अंदर अगर एयर होगी ना तो ये पंप रन नहीं कर पाएगा। कैन नॉट स्टार्ट पंपिंग इफ द एयर प्रेजेंट इन द केसिंग, अगर एयर होगी तो पंप हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट हैंडल विथ वेरी हाई प्रेशर, जैसे कि मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग में भी बताया था कि इसका जो सक्शन हेड होता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, अगर उसके हेड को अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो ये उस प्रेशर पर काम नहीं कर पाएगा। सूटेबल फॉर लो टू मीडियम हेड ओनली, जहाँ पर लो और मीडियम हेड हो वहाँ पर हम इसका यूजली यूज़ कर सकते हैं। फॉर हाई प्रेशर मल्टीपल पंप इन सीरीज आर नीडेड, जब भी हमें हाई प्रेशर या मल्टीपल मतलब हाई प्रेशर का यूज़ करना होता है तो मल्टीपल पंप्स का यूज़ करना होता है सीरीज में ऐड करते हुए, तब हम इसका यूज़ कर पाएंगे। नॉट सुटेबल फॉर विस्कस फ्लूइड, अगर थिक फ्लूइड लाइक ऑयल, टार और स्लरी रिड्यूस एफिशिएंसी एंड इंक्रीज पावर कंजप्शंस, तो इस पंप में एक ड्रॉबैक ये है कि जब हमारा जो लिक्विड होता है अगर उसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्लरी ज़्यादा होती है, तो ये पंप की एफिशिएंसी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और उसके साथ ही इसमें पावर का जो कंजम्पशंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये विस्कस लिक्विड के लिए सूटेबल नहीं होता है। So this is another hydraulic pump, name is reciprocating pump. So what is the concept behind reciprocating pump? So we will discuss here. A reciprocating pump is a positive displacement pump. यह एक तरह का positive displacement pump है which uses a piston or plunger moving back and forth inside a cylinder to suck water in and push it out. जब कभी किसी सिलेंडर के अंदर पिस्टन बैक एंड फोर्थ मोशन करता है तो उस दौरान जब अगर पिस्टन बैक मोशन करता है तो सिलेंडर के अंदर वाटर सक होता है, एंड देन वो फोर्थ मोशन करता है तो सिलेंडर के अंदर से वाटर क्या होता है, बाहर निकलता है। तो यही कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकेटिंग पंप का। सो इट इज ए पंप
दैट वर्क लाइक अ हेड पंप। सो अगर हम बात करते हैं हैंड पंप, तो ये जो पंप है वो हैंड पंप की तरह काम करता है। व्हेन द पिस्टन गोज बैक इट टेक वाटर इन। जब पिस्टन पीछे की तरफ जाता है तो वो अपने साथ वाटर को सक करता है, एंड व्हेन इट गोज फॉरवर्ड इट पुशेस आउट वाटर। और जब ये पिस्टन उसको पुश करता है या फॉरवर्ड मोशन करता है तो ये वाटर बाहर निकलता है। सो अ रेसिप्रोकेटिंग पंप वर्क ऑन द प्रिंसिपल of to and fro, or it may be back and forth motion of a piston or plunger inside a cylinder। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन या तो बैक एंड फोर्थ मोशन या टू एंड फ्रो मोशन करता है, यही इसका एक कॉन्सेप्ट है। सो व्हेन द पिस्टन मूव्स बैकवर्ड इट क्रिएट अ वैक्यूम, वाटर इज सक्ड इनटू द सिलेंडर थ्रू द सक्शन वॉल्व। अब जब कभी पिस्टन आपका बैकवर्ड मोशन करता है तो वो सिलेंडर के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करता है। तो वैक्यूम क्रिएट होने के कारण वाटर इजीली तरीके से सिलेंडर के अंदर आ जाता है। ठीक है, सो इसको एक तरह से हम सक्शन स्ट्रोक भी बोलते हैं। और वाटर जो आता है वो कहीं ना कहीं सक्शन वॉल्व के थ्रू आता है। तो ये जो सक्शन वॉल्व होता है ये भी एक तरह का नॉन रिटर्न वॉल्व होता है। और व्हेन द पिस्टन मूव फॉरवर्ड इट पुशेस द वाटर आउट थ्रू द डिलीवरी वॉल्व। जैसे कि हमने अभी बताया कि बैकवर्ड में वाटर क्या करता है, सिलेंडर के अंदर सक होता है, और जब फॉरवर्ड करते हैं तो ये एक पिस्टन के थ्रू सिलेंडर के अंदर जो वाटर है उस पर एक फोर्स क्रिएट करता है, जिससे फोर्स क्रिएट होने के बाद डिलीवरी वॉल्व के थ्रू वाटर बाहर पाइप के थ्रू आ जाता है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो वन बाय वन हम इसके हर एक पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेंडर, हॉलो चेम्बर वेयर पिस्टन मूव। ये एक तरह का हॉलो चेम्बर होता है जहाँ पर पिस्टन फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन करता है। देन पिस्टन और प्लंगर मूव्स बैक एंड फोर्थ टू सक एंड डिलीवर वाटर। सो पिस्टन क्या करता है सिलेंडर के अंदर, या तो बैक या फोर्थ मोशन करेगा। तो बैक करेगा तो वाटर को सक करेगा, या फोर्थ करेगा तो ये वाटर को डिलीवर करेगा। तो वाटर को सक या डिलीवर करने का काम करता कौन है, पिस्टन। किसके अंदर, सिलेंडर के अंदर। अब पिस्टन रॉड, तो पिस्टन रॉड का काम क्या होता है, कनेक्ट पिस्टन टू क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड। पिस्टन से या तो क्रैंक को या कनेक्टिंग रॉड को कनेक्ट करने का जो काम करता है वो होता है पिस्टन रॉड। क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड convert rotary motion of rotor into reciprocating motion of piston। अगर हम क्रैंक या कनेक्टिंग रॉड की बात करें तो ये काम क्या करता है कि जो रोटरी मोशन होता है ऑफ मोटर, रोटरी मोशन ऑफ मोटर का मतलब ये होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर की जो शाफ्ट है वो क्रैंक की शाफ्ट से क्या होती है, अटैच्ड होती है। और जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट करती है तो वो कहीं ना कहीं क्रैंक शाफ्ट का अटैचमेंट होता है कनेक्टिंग रॉड से, और कनेक्टिंग रॉड जो है वो अटैच्ड होती है पिस्टन रॉड के थ्रू पिस्टन से। तो उससे क्या होता है कि जो रोटरी मोशन होता है इसका क्रैंक का, तो वो रोटरी मोशन कन्वर्ट किसमें करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। किसका रेसिप्रोकेटिंग मोशन, पिस्टन का। नाउ नेक्स्ट है सक्शन पाइप। सो पाइप थ्रू विच वाटर इंटर द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर जिस पाइप के थ्रू पानी अंदर आता है उसे हम बोलते हैं सक्शन पाइप। और डिलीवरी पाइप, पाइप थ्रू विच वाटर इज डिलीवर। और जिस पाइप के थ्रू वाटर बाहर निकलता है, डिलीवर होता है, उसे हम बोलते हैं डिलीवरी पाइप। अब सक्शन वॉल, वन वे वॉल ऑन सक्शन पाइप। तो सक्शन पाइप पर एक जो वॉल होता है उसे वन वे वॉल कहते हैं। एक तरह से ये नॉन रिटर्न वॉल होता है। अलाउ वाटर इनटू सिलेंडर, स्टॉप बैक फ्लो। तो इस वॉल की खासियत ये है कि यहाँ से वाटर जो है वो सिलेंडर के अंदर आ सकता है, वापस बैक फ्लो नहीं होता है। देन हम बात करते हैं डिलीवरी वॉल। सो वन वे वॉल ऑन डिलीवरी पाइप अलाउ वाटर आउट, स्टॉप, रिटर्न। जैसे सक्शन वॉल में क्या होता है कि वॉल्व के थ्रू पानी इंटर करता है, बैक फ्लो नहीं होता है। उसी तरह हम डिलीवरी वॉल की बात करें तो यहाँ से जो पानी है हमारा वो वॉल के थ्रू क्या होता है, बाहर जाता है। ये भी एक तरह का वन वे वॉल होता है जहाँ पे क्या होता है कि अलाउ वाटर आउट, जहाँ से पानी को हम बाहर कर सकते हैं। स्टॉप, रिटर्न, पानी रिटर्न नहीं आता है।
अब होता है एयर वेसल्स। ये एक ऑप्शनल डिवाइस होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप में। सो रिड्यूस पल्सेशंस एंड मेक फ्लो स्मूथर। रिड्यूस पल्सेशन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो वाटर सक करने के बाद डिलीवर करता है तो उसमें जो वाइब्रेशन होता है उसको ये रिड्यूस करता है, और उसके साथ उसके जो फ्लो होता है उसको भी क्या स्मूथर बनाता है। सो दिस इज द बेसिक अरेंजमेंट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। इस अरेंजमेंट की हेल्प से हम रेसिप्रोकेटिंग पंप के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सो ये एक बेसिक डायग्राम है जहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक हमारा सम्प वेल है या एक तरह का वाटर टैंक है, जहाँ से वाटर को हमें क्या कराना है, डिलीवर हेड की ओर लिफ्ट कराना है। ठीक है। सो दिस इज अ सक्शन पाइप। ये एक सक्शन पाइप है। सक्शन पाइप के जस्ट ऊपर ये हमारा सक्शन वॉल होता है, और ये डिलीवरी पाइप है जहाँ से वाटर को डिलीवर किया जाता है। और डिलीवरी पाइप के जस्ट पहले ये एक वॉल है, इसको हम बोलते हैं डिलीवरी वॉल। और ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलते हैं सिलेंडर। और सिलेंडर के अंदर जो डिवाइस बैक एंड फोर या टू एंड फ्रो मोशन करता है उसे बोलते हैं पिस्टन। अब पिस्टन अटैच्ड है पिस्टन रोड के साथ, और पिस्टन रॉड है जो कि अटैच्ड है कनेक्टिंग रोड के साथ। अब कनेक्टिंग रॉड है फाइनली अटैच्ड है क्रैंक के साथ। तो इन शॉर्ट कनेक्टिंग रॉड का मेन काम ये होता है कि ये पिस्टन और क्रैंक को कनेक्ट करके रखे वाया पिस्टन रॉड के साथ। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो क्रैंक है, जब ये क्रैंक रोटरी मोशन करेगी तो क्रैंक के रोटरी मोशन होने के बाद ये जो पिस्टन है ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा, या इन शॉर्ट में अगर हम बोले तो एक तरह से रेसिप्रोकेटिंग मोशन। जब क्रैंक का रोटरी मोशन होगा तो पिस्टन का क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा। अब जैसे कि एक इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि शायद क्रैंक की जो पोजीशन अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये क्रैंक की पोजीशन पहले यहाँ पर कोई होगी। ठीक है, मतलब 0 डिग्री पर। अब 0 से ये मान लो किसी एंगल पर टिल्ड हुआ, या क्रैंक की पोजीशन इस पोजीशन से यहाँ पर गई। अब हो सकता है कि ये क्रैंक की पोजीशन इस पोजीशन से यहाँ तक आए, दैट मीन्स ये 180 डिग्री पर रोटेट करे, दैट मीन्स ए हाफ रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक, एंड देन 180 टू 360, देन सेकंड हाफ रिवॉल्यूशन। सो कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ क्रैंक इज 360 डिग्री। अब बात आती है कि क्रैंक रोटेट करती है, तो क्रैंक रोटेट किसके साथ करती है, तो क्रैंक रोटेट करती है वो इलेक्ट्रिक शाफ्ट के साथ। अब जो इलेक्ट्रिक शाफ्ट होती है वो क्रैंक की शाफ्ट के साथ क्या होती है, अटैचमेंट होती है। जैसे ही हम इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक शाफ्ट जो होती है वो रोटेट करती है, और इलेक्ट्रिक शाफ्ट जब रोटेट करेगी तो उसके साथ क्रैंक की शाफ्ट भी क्या होगी, वो रोटेट होगी। अब यहाँ पर क्रैंक का क्या होगा, एक रिवॉल्यूशन होगा। तो पहले जो रिवॉल्यूशन, अगर फर्स्ट हाफ रिवॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो पिस्टन है सपोज इस पोजीशन से, मीन्स इसमें इस पोजीशन से वो इस पोजीशन की ओर आता है, दैट मीन्स लेफ्ट से राइट की ओर आता है, तो एक तरह से वो सक्शन स्ट्रोक क्रिएट करेगा। अब सक्शन स्ट्रोक क्रिएट होने के बाद आप क्या देखते हो कि पिस्टन की पोजीशन फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर। अगर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है तो बाय डिफॉल्ट वाटर सक्शन पाइप के थ्रू यहाँ पर अब सक्शन वाल्व आपका ओपन हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ है। सो सारा वाटर एक जगह पर सिलेंडर के अंदर कैप्चर हो जाएगा। देन उसके बाद जब ये 180 डिग्री के रिवॉल्यूशन के बाद 180 से वापस 360 डिग्री रिवॉल्यूशन पर क्रैंक रोटेट करेगी, देन आपका पिस्टन जो कि लेफ्ट से राइट यहाँ तक आ गया, अब राइट से वो लेफ्ट की ओर जाएगा, जिसको बोलते हैं हम डिलीवरी स्ट्रोक। तो इस स्ट्रोक में एक पिस्टन के थ्रू जो ये वाटर इसने सक किया था, यहाँ पर एक फोर्स इसके पिस्टन के थ्रू सिलेंडर के अंदर वाटर पर एक फोर्स क्रिएट करेगा, जहाँ पर ये आपका जो सक्शन वॉल है बाय डिफॉल्ट क्लोज हो जाएगा। अब ये जो डिलीवरी वॉल है ये ओपन हो जाएगा, जहाँ से वाटर इजीली तरीके से फ्लो करके डिलीवरी पाइप से होते हुए डिलीवरी टैंक की ओर चले जाएगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोकेटिंग पंप का। तो इसको हम अब टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, अगर हम बात करें रेसिप्रोकेटिंग पंप के टाइप के,
तो वैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप के दो तरह के टाइप होते हैं, एक होता है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप और एक होता है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में एक सिंगल एक्टिंग होता है और उसके साथ में एयर वेसल का भी अरेंजमेंट होता है, और दूसरा होता है डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो हम इसको समझते हैं। So mainly reciprocating pumps are categorized into two types. First is single acting reciprocating pump. दूसरा ये इसी का एक अरेंजमेंट है जो कि ऑप्शनल डिवाइस होता है, इसको बोलते हैं एयर वेसल्स इन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। और सेकंड जो हमारा पंप होता है जिसको बोलते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप मीन्स पिस्टन तो एक ही होता है, लेकिन यहाँ पर सक्शन और डिलीवरी पाइप वो इंडिविजुअल होते हैं। लेकिन डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में दो सक्शन पाइप होंगे और दो डिलीवरी पाइप होंगे। तो वन बाय वन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सो बात करते हैं सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो सिंगल रेसिप्रोकेटिंग पंप एक्चुअल में होता क्या है? तो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप की अगर बात करें तो इन दिस पंप अ सिलेंडर इन विच अ पिस्टन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। द पिस्टन इज रेसिप्रोकेटेड यूजिंग द कनेक्टिंग रॉड। द कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट द पिस्टन एंड द रोटेटिंग क्रैंक। द क्रैंक इज रोटेटिंग यूजिंग एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो जैसे कि ये थ्योरी में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अब इसको डायग्राम की मदद से हम और अच्छे से समझते हैं। सो देख सकते हैं कि ये एक सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप का अरेंजमेंट है। सो सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में ये हमारा सम्प लेवल है जहाँ पर वाटर स्टोरेज होता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये आपकी क्रैंक की पोजीशन है। अब इस क्रैंक की पोजीशन में ये जो पॉइंट दे रहे हैं हमारा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए बी सी दैट मीन्स ए से सी की जो पोजीशन है तो ये एंगल कितना है हमारा 180, और सी से डी और डी से ए दैट मीन्स सी से लेकर ए तक की अगर हम एंगल की पोजीशन देखें तो ये फर्दर 180, मतलब टोटल कितना हो गया 0 ए से सी 180 और सी से ए 180, मतलब टोटल कितना हो गया हमारा 360। अब हम इसकी फाइनल वर्किंग पर आते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्रैंक है ये कनेक्टेड होती है हमारी क्रैंक शाफ्ट के साथ, और चूंकि जो क्रैंक शाफ्ट है वो कहीं ना कहीं किसी इलेक्ट्रिक शाफ्ट से कनेक्टेड होती है। जैसे हम मोटर को ऑन करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट करती है, और इलेक्ट्रिक मोटर रोटेट करती है तो उसके कारण हमारी ये क्रैंक शाफ्ट ये भी रोटेट करेगी, और जिसके कारण क्रैंक शाफ्ट के कारण रोटेट होने के कारण ये जो क्रैंक है ये रिवॉल्व करना स्टार्ट करती है। तो आप देख पा रहे हो कि जब ये क्रैंक इस पोजीशन पर है ए पर, तो ए से जब ये सी पर आता है तो आप क्या देख रहे हो कि इससे कनेक्टेड है हमारा कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड से फाइनली कनेक्टेड है हमारा पिस्टन रॉड, और पिस्टन रॉड से कनेक्टेड है हमारा पिस्टन। कुल मिला के क्रैंक का रोटरी मोशन पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग मोशन को कन्वर्ट कर रहा है। तो अब आप क्या देख रहे हो कि पिस्टन लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर रहा है, दैट मीन्स ये एक बैकवर्ड मोशन हो रहा है। तो बैकवर्ड मोशन होने के कारण यहाँ पर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा। तो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने के कारण ये वाटर सक्शन पाइप के थ्रू, अब यहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने के कारण ये जो वॉल है सक्शन वॉल ये ओपन हो जाएगा, तो सारा वाटर यहाँ पर इस सिलेंडर के अंदर कैप्चर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया ए से लेकर सी तक जहाँ पे क्रैंक का हाफ रिवॉल्यूशन होता है। जब सी से अब ए की बात करेंगे, अब क्रैंक का दूसरा हाफ रिवॉल्यूशन होगा, तो उस दौरान क्या होगा कि पहले पिस्टन लेफ्ट से राइट की ओर आया जहाँ पर इसने वाटर को कैप्चर किया, मतलब कुल मिला के एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया। अब उसके बाद जब ये पिस्टन राइट से लेफ्ट की ओर जाएगा तो ये पिस्टन जो जहाँ पर जितना सारा वाटर कैप्चर है सिलेंडर के अंदर, तो ये वाटर पर एक फोर्स क्रिएट करेगा। तो फोर्स क्रिएट होने के कारण इसका कहीं ना कहीं इस वाटर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये जो सक्शन वॉल है ये बाय डिफॉल्ट क्लोज रहेगा, और ये जो डिलीवरी वॉल है ये ओपन हो जाएगा। अब जैसे डिलीवरी वॉल ओपन होगा तो सारा वाटर इस डिलीवरी पाइप के थ्रू डिलीवरी टैंक में चले जाएगा। तो इस तरह हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। नाउ नेक्स्ट इज, ये तो चीज मैं आपको बता चुका हूँ, suction and delivery pipes with suction and delivery valves are arranged to the cylinder. The suction valve allow the water into the cylinder and the delivery valve leave the water from the cylinder। वही चीज जो मैंने आपको भी बताई है।
ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट वही है जो थ्योरी मैंने अभी एक्सप्लेन करी है, वही की वही है, तो इसे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, नाउ ये भी वही की वही चीज़ है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नाउ एयर वेसल्स इन सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में एयर वेसल्स क्या होता है उसे हम डिस्कस करते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये एक डायग्राम है, और इस डायग्राम में जो मेनली जो डायग्राम है वो हमारा है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। और इस सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में यहाँ पर एक हम ऑप्शनल डिवाइस का यूज़ करते हैं। ये कंपलसरी नहीं होता है, बट इसको हम एज ए ऑप्शनल यूज़ करते हैं एज ए एसेसरी के फॉर्म में। अब क्यों यूज़ करते हैं? इट इज़ ए क्लोज चेम्बर मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। ये एक तरह का क्लोज चेम्बर होता है जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। और इसकी सबसे मेन खासियत ये होती है कि अभी आपको जो दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, इसमें वाटर है, बट ये पूरी तरह से एयर से फिल्ड होता है। ठीक है, अब इट हैज़ टू एंड, इसके दो एंड होते हैं। द एयर वेसल्स आर फिटेड, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, एयर वेसल। एयर वेसल का मतलब इस वेसल के अंदर भरी क्या होती है, आपकी एयर बनी होती है। क्या भरी होती है? एयर। अब इसके दो एंड है, एक एंड कनेक्टेड होता है आपके सक्शन पाइप से, और एक एयर वेसल का दूसरा एंड कनेक्टेड होता है आपके डिलीवरी पाइप से। अब चूंकि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इसके अंदर भरी होती है एयर। अब जब पिस्टन आपका लेफ्ट से राइट की ओर मूव करता है, मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं सक्शन स्ट्रोक होता है, तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान कहीं ना कहीं सिलेंडर के अंदर एक पार्शियल डिफरेंस, प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है कि जो बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर के बीच में जो डिफरेंस होगा, तो यहाँ पर एक हाई प्रेशर से वाटर क्या करेगा, सक्शन पाइप के थ्रू लिफ्ट होगा। अभी जब लिफ्ट होगा, फाइनली आपको ये चीज़ तो पता है कि ये कहीं ना कहीं डिलीवरी पाइप से डिस्चार्ज होकर डिलीवरी टैंक की ओर जाता है। लेकिन आप देख पा रहे हो कि जब वाटर जब यहाँ से लिफ्ट होता है, तो वाटर क्या करता है, सक्शन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस होने के कारण वाटर हाई से लो की ओर ट्रांसफ़र होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो वाटर है इस पाइप से, यह छोटा सा जो पाइप दिख रहा है, इस पाइप से होते हुए यहाँ से इस एयर वेसल के पाइप के अंदर, एयर वेसल के अंदर ये क्या करेगा, इंटर करेगा। अब जैसे ही वाटर एयर वेसल के पाइप के अंदर, सिलेंडर के अंदर इंटर करेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टूडेंट एक एयर को क्या करेगा, ये वाटर कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा। तो कंप्रेसिव फोर्स एक्ट होने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होगा, एयर कंप्रेस होगी। अब एयर कंप्रेस होगी तो ये किसी न किसी लिमिट तक ही कंप्रेस होगी। अब उसके बाद फिर इसमें एक रिवर्ट फोर्स अप्लाई होगा जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। जो आपने यहाँ पर सक्शन में देखा, वही का वही केस डिलीवरी वाले एयर वेसल डिवाइस पे भी होगा कि यहाँ से जो वाटर है इस एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने के बाद यहाँ पे एयर का एक फोर्स रिवॉर्ट करेगा। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि चूँकि जब रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो वाटर डिस्चार्ज करता था हाई प्रेशर से, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट या बोल सकते हो नॉइज़ एंड वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता था। तो कहीं ना कहीं ये जो वाटर एयर को कंप्रेस करता है और एयर के थ्रू जब रिवॉर्ड फोर्स होता है, तो ये कहीं ना कहीं क्या करता है, इसको बैलेंस करता है। तो इसको बैलेंस करने से एक तो हमें यूनिफॉर्म डिस्चार्ज भी मिल पाता है, और उसके साथ कहीं ना कहीं जो हम नॉइज़ एंड वाइब्रेशन है इसको भी हम रिड्यूस कर पाते हैं। तो इस तरह से एयर वेसल काम करता है हमारे सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में। और एक बार मैं आपको और बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक तरह का ऑप्शनल डिवाइस है, एक तरह की एसेसरीज है, ये कंपलसरी नहीं होता है। इसका यूज़ जनरली हम यूनिफॉर्म डिस्चार्ज के लिए ही करते हैं। Now this is double acting reciprocating pump. It is very clear from their name, double acting reciprocating pump. It is a type of reciprocating pump. So this is the diagram of double acting reciprocating pump. अब इस डायग्राम की हेल्प से हम इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुका हूँ कि सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपका एक सक्शन पाइप होता है और एक आपका डिलीवरी पाइप या डिस्चार्ज पाइप होता है। ठीक है, इन शॉर्ट उस वर्किंग में हमने क्या देखा था कि जब पिस्टन लेफ्ट से राइट की ओर मूव करता था तो वहाँ पर सक्शन होता था, और जब पिस्टन अगेन राइट से लेफ्ट की ओर मूव करता था तो वहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता था, डिस्चार्ज होता था। मतलब एक स्ट्रोक में सक्शन होता था और एक ही स्ट्रोक में क्या होता था, डिस्चार्ज होता था।
अब लेकिन अगर हम बात करते हैं डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में, तो डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो दोनों साइड से होता है। वो किस तरह होता है उसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये आपका वाटर टैंक है। अब इस वाटर टैंक में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर 2 सक्शन पाइप है और यहाँ पर 2 डिलीवरी पाइप है। तो जब पिस्टन बैकवर्ड स्ट्रोक करता है, बैकवर्ड स्ट्रोक का मतलब होता है कि जब पिस्टन लेफ्ट से राइट की ओर मूव करता है। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर कि ये जो S1 और जो S2 है, ये दोनों क्या है, आपके सक्शन वॉल है, और ये जो D1 है और ये D2 है, ये हमारे डिलीवरी वॉल है, जो कि हर एक पाइप पर क्या है, फिटेड है। ठीक है। अब जब पिस्टन बैकवर्ड स्ट्रोक करता है, मीन्स लेफ्ट से राइट की ओर मूव कर पा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस सक्शन पाइप से वाटर क्या होगा, इस सिलेंडर के अंदर क्या होगा, फील्ड होगा। अब इस सिलेंडर के ओर फील होगा, मतलब ये वॉल क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो डिलीवरी वॉल है ये क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो ये सारा वाटर यहाँ पर फिल होते हुए आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर हम मान सकते हैं कि इस सिलेंडर के अंदर कहीं ना कहीं पहले से कोई वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उस दौरान इस वाटर पर इस पिस्टन के थ्रू एक फोर्स अप्लाई होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो डिलीवरी वॉल है, ये इस पाइप पे जो डिलीवरी वॉल ये क्या होगा, ओपन होगा। तो एक ही समय में जब पिस्टन आपका बैकवर्ड स्ट्रोक कर रहा है, बैकवर्ड स्ट्रोक मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो उस दौरान आपका सक्शन वॉल और डिलीवरी वॉल दोनों क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। तो आप समझ सकते हो कि एक ही स्ट्रोक में आपका सक्शन भी हो रहा है और यहाँ पर आपका डिस्चार्ज भी हो रहा है। अब अगेन जब ये पिस्टन यहाँ तक आ चुका है, अब यहाँ से वापस कहाँ जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब एक तरह का फॉरवर्ड स्ट्रोक होगा। तो फॉरवर्ड स्ट्रोक होने के कारण अब ये जो सक्शन वॉल जो ओपन था पहले से, और जो डिलीवरी वॉल था ये भी ओपन था, अब ये जो सक्शन वॉल है ये क्लोज हो जाएगा, और ये जो डिलीवरी वॉल है ये भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब ये राइट से लेफ्ट की ओर मूव करेगा, तो यहाँ पर इस S2 से क्या होगा, ये S2 का जो वॉल है ये ओपन हो जाएगा। तो इस पाइप से आपकी क्या होगी, सक्शन होगी, और ये जो डिलीवरी वॉल जो D1 है ये उस समय क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से एक डिस्चार्ज मिलेगा। तो आप क्या देख पा रहे हो कि इस तरह के जो पंप में यहाँ पर एक ही समय में आपका सक्शन भी हो रहा है और एक ही समय में आपका डिस्चार्ज भी हो रहा है। तो कुल मिला के फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्ट्रोक, तो ये बैकवर्ड और ये फॉरवर्ड, तो दोनों स्ट्रोक होने के कारण यहाँ पर जो इसका फ्लो है वो दोनों साइड से मिलेगा, एक आपके इस पाइप से भी मिलेगा और एक इस पाइप से भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो इसकी आउटपुट है वो हमारे सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग के आउटपुट से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस तरह इसकी वर्किंग को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, 2 सक्शन पाइप्स एंड 2 डिलीवरी पाइप्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप व्हेन देयर इज अ सक्शन स्ट्रोक ऑन वन साइड ऑफ द पिस्टन, एट द सेम टाइम देयर इज अ डिलीवरी स्ट्रोक ऑन द अदर साइड ऑफ द पिस्टन। ठीक, ये चीज़ आपको मैंने अभी क्लियर करी है। उसके बाद हैंस फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द क्रैंक देयर आर 2 डिलीवरी स्ट्रोक एंड द वाटर इज डिलीवर्ड टू द पाइप बाय द पंप ड्यूरिंग दिस 2 डिलीवरी स्ट्रोक। क्लियर। नाउ एप्लीकेशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, अगर हम पंप की एप्लीकेशन की बात करें रेसिप्रोकेटिंग पंप की, तो वो क्या हो सकती है, यूज्ड इन डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, हैंड पंप, स्मॉल स्केल सप्लाई। जैसे कि आप विलेजेस में देख रखा है कि वहाँ पर हैंड पंप होते हैं, तो वो भी डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के यूज़ के लिए भी हम कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेटिंग पंप का वहाँ पर यूज़ करते हैं। और दूसरी एप्लीकेशन है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री फॉर पंपिंग विस्कस फ्लूइड लाइक ऑयल, स्लज, मड। अब इसकी एक सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इसमें अगर हाईली विस्कस फ्लूइड है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, पंप कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑयल होता है वो वाटर के कंपेयर में इसकी जो डेंसिटी होती है, और डेंसिटी का इसका जो विस्कसिटी की बात करें तो वो लिटिल बिट थोड़ी ज़्यादा होती है। तो आप उस लिक्विड को भी अगर पंप करना होता है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में तो इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हम रेसिप्रोकेटिंग पंप में उसको इजीली तरीके से क्या कर सकते हैं, पंप अप कर सकते हैं। इन हाइड्रोलिक सिस्टम वेयर हाई प्रेशर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड इज रिक्वायर्ड। अब तीसरी एप्लीकेशन ये है कि जहाँ पर फिक्स क्वांटिटी में डिस्चार्ज चाहिए और हाई प्रेशर चाहिए तो हम इस पंप का यूज़ करते हैं। इन बॉयलर फीड वाटर सप्लाई वेयर हाई प्रेशर इज नीडेड। जैसे कि आप जानते हैं कि बेंसन बॉयलर या लामाउंट बॉयलर, उस बॉयलर में क्या होता है, जो पंप में
काफ़ी जो प्रेशर है वो बहुत हाई प्रेशर की ओर उसको मेंटेन करना होता है, तो उस दौरान हम कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज़ करते हैं। यूज इन वाटर जेट कटिंग एंड प्रेशर टेस्टिंग मशीन, इसका एक तरह से वाटर जेट कटिंग एंड प्रेशर टेस्टिंग मशीन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। एडवांटेज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, अब इसके एडवांटेजेस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। कैन हैंडल हाई प्रेशर विथ स्मॉल डिस्चार्ज, अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको हम हाई प्रेशर में हैंडल कर सकते हैं और कम डिस्चार्ज में भी हैंडल कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर डिस्चार्ज कम हो और प्रेशर ज़्यादा हो तो वहाँ पे हम इस पंप का यूज़ करते हैं, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी है। प्रोवाइडेड कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ हेट, जहाँ पर अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट डिस्चार्ज की, एक फिक्स डिस्चार्ज की, तो वहाँ पर भी हम रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज़ करते हैं। कैन पंप विस्कस फ्लूइड, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जहाँ पर हाई विस्कोसिटी के जो फ्लूइड्स होते हैं, जैसे कि आपका ऑयल है, स्लरी है, मड, इस तरह के फ्लूइड को भी हम पंप अप कर सकते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के थ्रू। हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी, और इसकी जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है वो दूसरे पंप के कंपेयर में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सेल्फ प्राइमिंग, कैन लिफ्ट लिक्विड फ्रॉम लो लेवल्स विदाउट प्राइमिंग इन मेनी केसेस, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी प्राइमिंग की, ठीक है, तो ये पंप जो होता है वो सेल्फ प्राइमिंग होता है, मतलब इसमें प्राइमिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो पहला जो डिसएडवांटेज है लो डिस्चार्ज कंपेयर टू सेंट्रीफ्यूगल पंप, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपका जो डिस्चार्ज होता है काफ़ी हाई होता है, लेकिन रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो डिस्चार्ज होता है वो काफ़ी लो होता है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट ड्यू टू वियर एंड टियर ऑफ पिस्टन बॉल एंड सील, जैसे कि आप जानते हैं कि जो सिलेंडर के अंदर पिस्टन का मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो पिस्टन का जो मूवमेंट सिलेंडर के अंदर जब वो ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वियर एंड टियर भी होता है, तो वियर टियर होने के कारण कहीं ना कहीं इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। बल्कि इन हैवी कंस्ट्रक्शन, और इसका जो कंस्ट्रक्शन है लिटिल बिट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेरेटिवली सेंट्रीफ्यूगल पंप के। रिक्वायर मोर फ्लोर स्पेस, अब अगर हम इसकी स्पेस की बात करें, अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप को जब इंस्टॉल किया जाता है किसी इंडस्ट्री में या किसी डोमेस्टिक पर्पस में, तो वहाँ पर जो स्पेस होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नाउ वी विल कंपैरिजन बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब जैसे कि स्टूडेंट ऑलरेडी इससे पहले की स्लाइड्स में सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, इन दोनों की एप्लीकेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज वो हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर इसका हम कंपैरिजन करते हैं, तो इस टेबल में एक तरफ है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप और इस टेबल के इस तरफ है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप। सो वन बाय वन हम पॉइंट्स के बेस पर इसका कंपैरिजन करेंगे। सो इट इज़ वन ऑफ द रोटरी पंप, यह एक तरह का एक रोटरी पंप होता है विच इज़ यूज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एम्पेलर, जो कि काइनेटिक मतलब जो एम्पेलर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसका यूज़ करता है। अब जैसे कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है स्टूडेंट, वो कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है, तो इसलिए हम इसको कहीं ना कहीं क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप भी बोलते हैं। अब अगर हम बात करें रेसिप्रोकेटिंग पंप की, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप इट इज़ ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप विच इज़ फोर्स बाय पिस्टन। सो यह एक तरह का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का पंप होता है विच इज़ फोर्स बाय पिस्टन। फोर्स बाय पिस्टन का मतलब ये होता है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपको ऑलरेडी पता है कि सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है वो टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन करता है, तो इस तरह से हम इसको रेसिप्रोकेटिंग पंप कहते हैं, क्योंकि ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन के कंसेप्ट पर काम करता है। अब हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो इसका सेकंड पॉइंट है इस कंपैरिजन में, इट कंटिन्यूसली डिस्चार्ज अ फ्लूइड। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, जो फ्लूइड का जो डिस्चार्ज होता है वो कंटिन्यूस होता है, और अगर हम बात करें रेसिप्रोकेटिंग पंप की, इट डजंट डिस्चार्ज द फ्लूइड कंटिन्यूसली। अब इसमें जो फ्लूइड का जो डिस्चार्ज होता है वो कंटिन्यूसली नहीं होता है, वो एक फिक्स इंटरवल डिस्चार्ज होता है। अब थर्ड पॉइंट जो कि सी नंबर का जो पॉइंट है, सेंट्रीफ्यूगल पंप हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्राइमिंग। सो
तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कहीं ना कहीं प्राइमिंग की प्रोसेस की ज़रूरत होती है। तो प्राइमिंग क्या होती है, जब पंप के अंदर एयर आ जाती है तो उस एयर को रिमूव करने के लिए हमें वाटर से फिल करना होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम सेंट्रीफ्यूगल पंप में होती है। अगर हम बात करें रेसिप्रोकेटिंग पंप की, तो इट डजेंट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ प्राइमिंग। तो इस तरह के पंप में हमें प्राइमिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। एक तरह का सेल्फ प्राइमिंग पंप होता है। इट यूजेस इम्पेलर टू ट्रांसफर एनर्जी टू फ्लूइड। सेंट्रीफ्यूगल पंप में कहीं ना कहीं इम्पेलर का यूज़ होता है, जहाँ पे हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं फ्लूइड की। और इट यूजेस पिस्टन सिलेंडर डिवाइस टू ट्रांसफ़र एनर्जी टू फ्लूइड। सो अभी जैसे मैंने इसमें बताया कि यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल पंप में हम इम्पेलर का यूज़ करते हैं, और यहाँ का अगर हम बात करें तो पिस्टन सिलेंडर का यूज़ करते हैं, क्योंकि पिस्टन सिलेंडर के अंदर टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने के बाद आपका जो फ्लूइड है वो ट्रांसफ़र करता है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर। अब दिस पम्प्स रिक्वायर लेस मेंटेनेंस। चूँकि हम जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में उसमें जो मेंटेनेंस होता है कंपेरेटिवली रेसिप्रोकेटिंग पंप के कंपेयर में मेंटेनेंस क्या होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप की बात करें तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर बार बार मोशन करता है, मतलब टू एंड फ्रो मतलब फॉरवर्ड मोशन बैकवर्ड मोशन करता है। तो हो सकता है कि ज़्यादा मोशन होने के कारण इसमें वियर एंड टियर होगा, कहीं ना कहीं इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक रोटरी पंप है, तो इसके कंपेयर में इसका जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा कम होता है। अब लास्ट पॉइंट है जो कि एफ, सेंट्रीफ्यूगल पंप आर वेरी इजी टू इंस्टॉल दिस रिक्वायर लेस फ्लोर स्पेस। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप की अगर हम बात करें तो इसको इंस्टॉल करना काफ़ी इजी होता है, ठीक है। और दिस पंप्स आर डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, दिस रिक्वायर मोर फ्लोर एरिया। अब चूँकि रेसिप्रोकेटिंग पंप है, इसको अगर किसी इंडस्ट्री में या किसी विलेज में अगर इंस्टॉल भी करते हैं तो इसमें फ्लोर एरिया बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो इस तरह हमने इसके कंपैरिजन यहाँ पर डिस्कस कर ली है। नाउ फाइनली लर्निंग आउटकम ऑफ लेक्चर। जैसे कि अगर हम लेक्चर के लर्निंग आउटकम की बात करें तो इस लेक्चर में या इस चैप्टर में हमने दो टॉपिक डिस्कस किए। तो दो टॉपिक कौन कौन से थे? वो टॉपिक थे हमारा फर्स्ट जो था हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप, और जो दूसरा था हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया? सेंट्रीफ्यूगल पंप की अगर बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या था, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता था, इसके एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन के साथ साथ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज वो भी हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद रेसिप्रोकेटिंग पंप ये क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, और कहीं ना कहीं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने उसको डिस्कस किए। एंड देन उसके बाद में फाइनली हमने इन दोनों पंप के बीच में कंपैरिजन किया। तो इस कंपैरिजन के साथ ये चैप्टर भी हमारा क्या हुआ था, अब कंप्लीट होता है। Now finally this is previous year's RTU question for unit number 2 in pump. So these are the questions. So thank you very much.